So hello guys, how are you? I hope you all are fine. So welcome to our channel Basic to Hard. So in today's video I'm gonna teach you the second chapter of biology class 11, the biological classification. So let's start the today's video without wasting any more time. So here's first line is that Aristotle was earliest to attempt a more scientific basis for classification. मतलब कि earliest सबसे पहला आदमी था, जैसे क्लासिफिकेशन बहुत टाइम से होती आ रही है, तो उसमें एरिस्टोटल सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन की थी। एरिस्टोटल और कौन थे? जूलॉजिकल फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी भी थे एरिस्टोटल। ओके, तो उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, सब्स एंड हर्ब्स। तो प्लांट्स में भी इनको प्लांट्स को ट्रीज में डिवाइड किया था, हर्ब्स में डिवाइड किया था, सब्स में डिवाइड किया था प्लांट्स को। ओके, तो इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया था टू ग्रुप्स में, जैसे जिनके पास आरबीसी है और जिनके पास आरबीसी नहीं है। जिनके पास आरबीसी है उनको कहा था इनीमा, जिनके पास नहीं है उनको कहा था एनीमा। ओके, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है इंपॉर्टेंट। तो लिनेस के टाइम में उन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या किया था? प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। तो अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ प्रॉब्लम भी थी, मतलब कि लिमिटेशन भी थी, तभी तो इसको कि बैन किया गया। तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। ओके, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ही सिंपल मॉर्फोलॉजिकल चीज़ देखी थी टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा था कि कौन सा मतलब फोटोसिंथेटिक है, कौन सा फोटोसिंथेटिक नहीं है, कौन सा यूकैरियोटिक है, कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है, कौन सा मल्टीसेलुलर है, कौन सा यूनिसेलुलर है, ये सब उन्होंने नहीं देखा था। तो बहुत ही सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे, उनके हिसाब पर और उनके बेसिस पर उन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दी थी। ओके, तो अब यहाँ पर अब सीधा डायरेक्ट हम आ जाते हैं फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पर इधर। बट फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको कुछ और बताना जैसे कि थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। कब दी थी? 1866 में। फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कोपलैंड ने दी थी। और सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो फाइव किंगडम के बाद आई थी उन्होंने दी थी कार्ल लुईस ने दी थी। ओके, और इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये थोड़ा सा अपना ग्राफ है, जैसे कि सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है किस चीज़ का? मोनेरा का प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होता है, प्रोटिस्टा का ये यूकैरियोटिक होता है, फंजाई का यूकैरियोटिक होता है, और प्लांटी का यूकैरियोटिक होता है, और एनिमिलिया का यूकैरियोटिक होता है। ऐसे ऐसे पूरा ग्राफ है। ओके, सेल टाइप हो गया, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसको थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ओके, अब आर एच विटेकर की बात करते हैं। उन्होंने फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया था। कब दिया था? 1969 में। से क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या दिया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। क्योंकि फंजाई की कोई खास जगह नहीं थी तो उन्होंने जगह दी थी उसको खास। ओके, तो उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया यूज करी थी फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देने के लिए? तो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? एमसीक्यू में आ चुका है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहा जाता है, जैसे कि अपने एंसेस्टर क्या जानते थे इसके बारे में, उन्होंने क्या खोज की, ऐसे ऐसे ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आई है, जिसको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर और पार्ट। ओके, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब आप समझ गए। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या था और ये किसने दिया था? तो जो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ था ये कार्ल लुईस ने दिया था। और कब दिया था? 1990 में। इसमें क्या आता है? आर्की, बैक्टीरिया, यूकैरिया। ओके, तो अब यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं है, नहीं। यहाँ पर बस एक खास इंपॉर्टेंट लाइन, द फंगाई हैड काइटिंग, द फंगाई हैड काइटिंग इन देयर वॉल्स while the green plants had a cellulosic cell wall. ओके, फंजाई का काइटिन सेल वॉल्स होती हैं और प्लांट का सेलुलोसिक सेल वॉल होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ज़्यादा खास लाइन नहीं है। यहाँ पर इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस पर बेस्ड है बताइए? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होती है। तो किंगडम प्रोटिस्टा brought together Caluminous, Coleola, placed in algae within plants, and both having cell walls. Thermosil and Amoeba, which were earlier placed together in animal kingdom, is like a cell wall. तो पहले ये जो कुलरा और क्लेमिडोनास थे इनको मतलब कि प्लांट और एनिमल किंगडम में रखा गया था, जो वहाँ पर वो नहीं फिट हो सके तो इनको रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके,
क्लेमिनास और कोलेरा को। इससे इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो हम बात करते हैं किंगडम मोनरा की। तो किंगडम मोनरा में कुछ खास बातें हैं टेबल से, जैसे कि इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, इनका सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनरा। ओके, तो बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट एबंडेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन से बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये लगाना है कि अपने हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अब बैक्टीरिया को शेप्स के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो कोकोई, एक बैसिलस, एक स्पिरुलिना और एक विब्रियो। विब्रियो कॉमा शेप्ड, स्पिरुलिना थ्रेड शेप्ड, बैसिलस स्पून शेप्ड, कोकोई फुल स्टॉप शेप्ड। ओके, अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक, दैट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, ये आप समझ गए। और यहाँ पर लिखा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स। ओके, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखना है आर्की बैक्टीरिया किसे कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया भी होता है। आर्की बैक्टीरिया मतलब मिथेनोजन से प्रेजेंट होता है। मिथेनोजन किसमें होता है, मीथेन गैस, ऑब्वियसली बात है। और मीथेन गैस मतलब होता कहाँ है, रूमिनेंट एनिमल्स की जो चारा चबाते हैं एनिमल्स, जैसे गाय हो गया, अपना भैंस हो गया, सब चारा चबाते रहते हैं खाने के बाद भी, उनको रूमिनेंट एनिमल्स बोला जाता है। ओके, तो उनमें सब में प्रेजेंट होता है आर्की बैक्टीरिया। अब यहाँ पर एक टर्म आई है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स का मतलब क्या होता है, जो हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाए, गर्म जगह पर ही। ओके, बस ये मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन सेल्टी एरिया हेलोफाइल्स का हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स मार्स एरिया मिथेनोजन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, डीप सी वाटर में रेड एल्गी होता है, ये बात आपको याद रखने की चीज़ है। ओके, अब बात करते हैं ईयू बैक्टीरिया की। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ ईयू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ईयू बैक्टीरिया को मतलब ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। थाउजेंड ऑफ ईयू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, मतलब कि इनके पास सेल वॉल थोड़ी हार्ड होती है, रिजिड होती है, इसके हिसाब से इनको पहचाना जाता है। ओके, और साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये एल्गी नहीं होता, ये प्रॉब्लम मतलब कि बहुत लोगों के कन्फ्यूजन होते हैं, एल्गी होता है टिक करके आ जाते हैं, बट ये एल्गी नहीं होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ओके, तो इसमें कुछ टर्म आई है, द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटोस। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और मतलब कि कॉलोनियल फिलामेंटोस होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं और फिलामेंट रहती है। ओके, तो फ्रेश वाटर मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मेरीन भी होती है और टेरेस्ट्रियल मतलब कि जमीन पर ही। यहाँ पर कीमोसिंथेटिक एक नई टर्म आई है, कीमोसिंथेटिक। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, निट्रेट्स, ammonia and use the released energy for ATP production. Okay, use the released energy for ATP production, released energy for ATP production. तो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट, ये डेफिनेशन आप समझ गए। ओके, यहाँ पर एक और टर्म आई है हेट्रोसाइट्स। सम ऑफ दीज ऑर्गेन्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेसिफाइड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसाइट्स। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोसाइट्स से बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। ओके, तो कुछ ऐसे सेल्स जो मतलब कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, किनकी मदद से, हेट्रोसाइट्स की मदद से, इनकी इस सेल की मदद से नाइट्रोजन फिक्स होते हैं। ओके, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया था कि मोस्ट एबंडेंट इन नेचर होता है और हेल्पफुल इन मेकिंग कार्ड मिक्स और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन ल्यूमिन, और मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप अपने लिए भी। बट यहाँ पर ये लिखा है कि सम आर कॉजिंग पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब क्या होता है, डिसीज। ओके, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ये चीज़ आपको याद रखनी चीज़ है बस। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है माइकोप्लाज्म। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल्स होती है और इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि मतलब कि छोटे भी होते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम चला सकते हैं। ओके, मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पैथोजेनिक ओके, तो अब किंगडम प्रोटिस्टा की बात आ जाती है।
तो किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गी और यूकैरियोट्स। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपना किंगडम प्रोटिस्टा पर। इसमें एल्गी यूकैरियोटिक होते हैं। ओके, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, सेलुलर होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ओके, तो ये सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, वो प्रोटिस्टा के अंदर रखे जाते हैं। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर रखे जाते हैं, राइट। सो बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब कि इस किंगडम के कितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे ये वेल डिफाइंड नहीं, कितने ही आएंगे इनको कंफर्म नहीं है कि कितने ही ऑर्गेनिज्म आएंगे। ओके, तो अब इसके कुछ पार्ट्स हो जैसे चाइरोसोफाइट, डायनोफिजिट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआंस, इसके पार्ट्स हैं। अब मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली इक्वेटिक। बात क्लियर है? प्राइमरीली इक्वेटिक होते हैं मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, तो अब यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट लिखिए कि प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल्फ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्टा किससे मतलब कि रिप्रोड्यूस करता है, सेल्फ फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के प्रोसेस से। ओके, अब यहाँ पर अपना कुछ याद है डाइएटम फोटोसिंथेसिस एल्गी। ओके, अब चाइरोसोफाइट क्या होता है? चाइरोसोफाइट ये होता है, इनको डाइएटम्स भी कहा जाता है, इनमें डाइएटम्स भी होते हैं। एक गोल्डन एल्गी होते हैं, इनको डेसिमिड्स भी कहा जाता है। ओके, राइट। तो ये फाउंड इन फ्रेश वाटर और इन मेरीन इन्वायरमेंट। दे आर माइक्रोसिमिलर, बहुत छोटे छोटे होते हैं और फ्लोट पैसिवली, मतलब कि पानी में तैरते रहते हैं। तो अब कुछ इनमें से फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायमीटर द सेल वॉल ऑफ टू ओवरलैपिंग थिंग विच फिल टुगेदर इन सोप बॉक्स। मतलब कि इनकी इतनी छोटी सेल वॉल होती है कि सोप बॉक्स में भी आ सकती है, छोटी सेल वॉल होती है। ओके, तो जो इनकी वॉल्स होती है और डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती, जैसे कि इतनी बड़ी चीज़ होगी उसको इतना आसानी से डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इतनी बड़ी चीज़ होगी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इनकी वॉल्स इतनी छोटी होती है कि इनको डिस्ट्रक्ट किया ही नहीं जा सकता, तो ये इंडिस्ट्रक्टिबल है। ओके, सो एक्यूमुलेशन ओवर एक्यूमुलेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड एज डायटोमियस अर्थ। इनकी एक्यूमुलेशन बहुत साल से, तो इनको डाइएटोमियस अर्थ भी कहते हैं, डाइएटोमियस अर्थ भी। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है कि डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, राइट। ये अपनी एनसीईआरटी से कहती है। ओके, तो इसका एक और पार्ट आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो इसमें क्या लिखा है, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मेराइन होते हैं एंड ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और दे अपीयर येलो और ग्रीन और ब्राउन, येलो ग्रीन या ब्राउन और ब्लू या रेड कहीं भी हो जाते हैं। जैसे कि इनका मतलब कि इनके कलर कैसे बदलते हैं, क्या इनका डिपेंडेंस है, तो इनके कलर ऐसे बदलते हैं द कलर डिपेंडिंग ऑन द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज। मतलब कलर डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स होता है इनके सेल्स पे प्रेजेंट होता है, राइट। अब पिगमेंट्स भी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो इनके सेल वॉल का स्टिफ सेलुलोज होती है, प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, राइट। अब इनको रेड डायनोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी समुद्र में अंडर को नीचे जाकर मतलब कि अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इनकी वजह से समुद्र कभी कभार लाल दिखाई देता है और ये लाल टाइड्स भी लाते हैं, रेड टाइड्स। और टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज में इवन किल सच लार्ज organism number may kill other marine animals such as fish। तो जैसे पार में दुनियादारी हो गई। यहाँ पर अपना नेक्स्ट पार्ट आता है कि यूग्लिनोइड्स। तो दे सो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब कि सेप्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, सारी तरह की न्यूट्रिशन होंगी, तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये मेजोरिटी फ्रेश वाटर में रहती है और स्टैग्नेंट वाटर मतलब कि रुका हुआ पानी में पाए जाते हैं सब लोग। ओके, तो इनके सेल वॉल में एक प्रोटीन की लेयर होती है सेल वॉल में, उसको कहते हैं पेलिकल। ओके, तो जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants। pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants। मतलब कि जो इनके पिगमेंट्स होते हैं यूग्लिनोइड्स के, ये आइडेंटिकल मतलब ये पाए जाते हैं उसमें बड़े प्लांट्स में भी, जिससे आइडेंटिकल होते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, यूग्लिना। ओके, राइट। अब ये स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट वाले की जो होस्ट वाला होता है सेप्रोफाइटिक, तो इनका बॉडी कैसे मूव करता है, डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशंस। ओके, इसमें कुछ हमारी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज bearing spores at their tips. The spores are true walls, extremely resistant and survive for many years even in under adverse conditions. Okay,
तो अब यहाँ पर हमारा अगला पैराग्राफ आता है प्रोटोजोअन्स का। तो सारे प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, सारे प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और एंड लाइव एज प्रेडेटर्स, मतलब कि जो होस्ट वाले होते हैं, पैरासाइट्स। ओके, एंड दे बिलीव्ड इन प्रिमिटिव वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, मतलब कि पहले से एनिमल्स के प्रजाति के हैं, ठीक है। तो 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स के 4 मेजर ग्रुप। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना प्रोटोजोअन्स के 4 पार्ट्स होते हैं। एमोइड प्रोटोजोअन्स, तो एमोइड प्रोटोजोअन्स होता है और इनका ये होते हैं अपने 3 पार्ट्स होते हैं, फ्लैगेलेटेड और सिलिएटेड और स्पोरोजोअन्स। ओके, तो एमोइड प्रोटोजोअन्स organisms live in fresh water, sea water or moist soil, and they capture their prey by moving out pseudopodia. Okay, as in amoeba, many forms of cells on their surface. तो सिलिका सेल्स भी होते हैं उनके सरफेस पर, कि सेल्स की सरफेस पर सिलिका होता है, प्रोटीन होता है ये, सच एस एंटीअमोइबा और पैरासाइट्स। एंटीअमोइबा पैरासाइट्स होते हैं, क्या एग्जांपल है एंटीअमोइबा पैरासाइट्स। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, तो ये होते हैं इनके में फ्लैजिला एग्जांपल है स्लीपिंग सिकनेस भी, मतलब ये कॉज करते हैं और ये फ्रीली होते हैं। ओके, फ्री पैरासाइट्स होते हैं, स्लीपिंग सिकनेस ये कॉज करते हैं। इनका एक एग्जांपल ये भी ट्राइपेनोसोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और फिर अपना आता है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वाट मतलब पाए जाते हैं, और ये एक्टिवली मूव करते हैं, फ्रीली एक्टिवली मूव करते हैं। कैविटी ओपन होती है कहाँ पर, आउटर सेल, कैविटी ओपन सेट आउटर सेल। अच्छा, अब ये अपना ये लास्ट होता है एग्जांपल सेप्रोजोअन्स। अब सेप्रोजोअन्स इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं, लाइक स्टेज। ओके, जैसे कि अपना कॉज करते हैं, मलेरिया भी कॉज करते हैं, और ये अपना मैड काउ डिसीज भी कॉज सकते हैं, इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन टू। ओके, तो अब यहाँ पर आता है अपना किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में सेलुलर मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किंगडम फंजाई की। ओके, तो मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किंगडम फंजाई की, और इनमें बडिंग भी आती है, वेजिटेटिव फिक्शन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। यूकैरियोटिक होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, पैरासाइट फंगी, मतलब जैसे कि हम जैसे कोई ब्रेड है अपना, उसको हमने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, उससे कुछ मशरूम टाइप का ऐसा व्हाइट व्हाइट निकलता नहीं है, उसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई की वजह से हुआ ये। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन ये है, अदर्स हैव शिफ्टेड और क्रॉस वॉल्स इन द हाइफी। ओके, द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई composed of chitin and polysaccharides. Most of fungi are heterotrophic and are absorb soluble or organic matter from substrates and hence are called saprophytes. Okay, dependent those that are dependent on symbionts in association with algae as lichens and with the roots of higher plants and mycorrhiza. ये सब आपको पढ़ना जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की। ओके, फिर यहाँ पर आता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस ऑफ वेजिटेटिव मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बॉडी, ऐसा मैंने आपको ऊपर बताया था। ओके, तो अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया। ओके, अब यहाँ पर लिखा है अपना कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, जूस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स भी होता है इनका। तो जहाँ द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, तो इनका कुछ सेक्सुअल साइकिल कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म between two motile and non-motile gametes are called plasmogamy, or fusion of two nuclei called karyogamy. Meiosis in zygote resulting in haploid spores. Okay, so यहाँ पर लिखा है when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. Okay, यहाँ पर कुछ एक टर्म है डाइकैरियोन और डाइकैरियोफेज, तो जिसमें 2 न्यूक्लियाई पर सेल प्रेजेंट होंगे, ऑकर सच एस कंडीशन पर न्यूक्लियाई 2 सेल प्रेजेंट होंगे, और वो बहुत ही कुछ सिचुएशन बहुत बढ़िया कंडीशन है तो वो मतलब कि ऑकर करेंगे, तो कहा जाता है डाइकोरियन। एंड द फेस इज कॉल्ड डाइकोनेसिस, मतलब कि पूरे फेस को कहा जाता है डाइकैरियोफेज, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है कि अपना मॉर्फोलॉजी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ओके, फिर यहाँ पर आता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं, एल्जियल फंगी होते हैं, इनको एल्जियल फंगी भी कहा जाता है, और ये इंडोजेनसली अपना करते हैं। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में फाउंड किया था, और डिड डिकेइंग वुड्स एंड मोस्ट एंड डैम प्लेसेस, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मतलब कि एलेनोस्पोर्स और नॉन एलेनोस्पोर्स से होती है इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके एग्जाम्पल है एल्बुगो, राइजोपस, म्यूकर। ओके, अब एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, ये इंडोजेनसली ये भी करता है अपना रिएक्शन, और ये सेक फंगाई भी नहीं कहते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट नहीं है सेक फंगाई उस समय।
commonly known as sac fungi. Ascomycetes are mostly multicellular, penicillium or rarely unicellular yeast. Okay, these are saprophyte, decomposer, parasite और corlocephalus, right? तो यहाँ पर लिखा गया है, एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो asexual spores are conidia. Okay, sexual spores are ascospores which are produced endogenously in sac like ischi. Okay, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी बेसिडियोमाइसीटीज की. ये पैरासाइट्स होता है, इंडोजेनेसिस इनका रिएक्शन होता है और इनमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, राइट. तो ये अपना बेसिडियोमाइसीटीज का छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप वैसे पढ़ सकते हैं. ओके, फिर अपना यहाँ पर आता है ड्यूटेरोमाइसीटीज. ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई और ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज में प्रेजेंट होती है. और जिस दिन उन्होंने दूसरी फेज भी प्रेजेंट हुई, ये फिर ये दूसरे किंगडम में आएंगे. ओके, तो इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहता है. और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है that the deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. Mycelium is septate and branched. Some of members are saprophytes or parasites. Okay. ओके, सो अब हम यहाँ पर बात करेंगे किंगडम प्लांट किंगडम की. सो यहाँ पर टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है. यहाँ पर टिश्यू लेवल और सब में सेलुलर लेवल थी, ऐसा आपने देखा. और ये यूकैरियोटिक है, सब प्रोकैरियोटिक भी थे, मतलब मेनली कुछ प्रोकैरियोटिक भी थे, लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं. ओके, तो अब यहाँ पर कुछ एक टर्म आती है, जैसे कि मतलब कि इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्कूटा इज अ पैरासाइट. और फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन होता है डिप्लॉइड सेप्रोफाइट एंड द हैप्लॉइड गेमेटोफाइट आर अल्टरनेट विद ईच अदर. ओके, मतलब कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड आर अल्टरनेट विद ईच अदर. ओके, तो यहाँ पर एक आते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो ये चैप्टर हम 3 चैप्टर में बहुत ही बेसिकली और डिटेल्ड स्टडी करेंगे. ओके, तो किंगडम एनिमलिया मतलब किंगडम एनिमल किंगडम. सो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और ये यूकैरियोटिक होता है. और इसमें भी ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि पहले इनमें टिश्यू लेवल थी, बाकी सब में सेलुलर लेवल थी, तो इसमें ऑर्गन लेवल आ गई, इसमें बढ़ गया. तो इसमें ये लिखा है कैरेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल अपना आगे के चैप्टर पर में पढ़ेंगे, 4 चैप्टर में. तो इसमें लिखा है बस 1-2-3 इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर. copulation made of female and male gametes followed by embryological development. ओके, और यही बस इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी सब इसको हम 4 चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, यहाँ पर कुछ आती है वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायंस एंड लाइकेंस. तो ये सब ए सेलुलर होते हैं, इनको कोई जगह नहीं मिली है कहीं पर किंगडम में, तो इनको ऐसे ही रखा गया, इन पर कोई जगह नहीं. तो वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देखना है. तो यहाँ पर कुछ हमने बताया कि ए सेलुलर मतलब कि ऑर्गेन्स दैट लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, उनको ए सेलुलर कहा जाता है. ओके, तो इन डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि क्या होता है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट इनका बीच का एग्जांपल क्या है, और सॉरी इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बता रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट के बीच का. ओके, सो द नेम वायरस दैट मीन्स वाइनम और पॉइजनियस फ्लूइड was given by पोस्टर डीजे इवेनवोस्की 1892 में. इन्होंने मतलब कि ये भी देखा था, और M.W. बीजोरिनिक इनके थोड़े आगे के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने उनसे आगे कुछ देखा था. ये 1898 में आए थे. ओके, तो इनके बाद आए थे VM स्टेनली. इन्होंने देखा था 1935 में कि वायरस को भी हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टल हो सकते हैं, लार्जली बड़े बने होते हैं, मतलब कि प्रोटीन के. वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब कि ऑब्लिगेट मतलब कि 100% पैरासाइट्स होते हैं, पूरी तरह से पैरासाइट होते हैं. पैरासाइट मतलब कि जो होस्ट के शरीर में. ओके, अब बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजिस वायरस दैट कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. ओके, यूजली डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट. अच्छा, तो अब इसमें ये बताया गया है, एक इसमें से क्वेश्चन आया था कि DNA और RNA किसी बैक्टीरिया में होता है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन DNA और RNA किस बैक्टीरिया में होता है, ऐसा नीट में क्वेश्चन आया था. और एक टिक मार्क का एक MCQ था 4 नंबर का. तो इसमें बताइए क्या लगाएंगे. ल्यूकोवायरस इसका आएगा, ल्यूकोवायरस. एक्सेप्शन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA. तो कौन सा वायरस कंटेन करता है, ल्यूकोवायरस. ओके, यहाँ पर एक कुछ टर्म दिए हैं, वायरोइड्स. 1971 में टर्म आई थी, डायनियर डिस्कवर्ड ने टर्म दी थी, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, क्योंकि वायरस से भी छोटा होता है. ओके, अगर प्रियंस का था
ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस लाइक एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं फाइकोमेंट एंड फंगल कंपोनेंट्स एज माइकोबियन, ठीक है। डू नॉट गो इन प्रोटेक्टेड एरियाज, ओके। So this is the whole chapter of chapter 2 biological classification of biology. So I hope you all like the video, so please share, comment and like the video. And today I'm ending this video because this whole chapter is finished, okay. So we will meet till the second video comes, okay. So till then, bye bye.